हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नेक्स्ट पार्ट में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के अंदर। हमने इससे पहले दो पार्ट में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था और मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर ले, कुछ क्वेश्चंस को भी देख ले जो कि एक्सपेक्टेड है हमारे एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम, कुछ जो है टॉपिक्स या कंसेप्ट को हम देखेंगे जिसके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं। और मैंने वो सारे सवाल को, 2-3 सवाल, 5-10 सवाल जो है मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कवर है, उसी के बेसिस पे हम सवाल कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकी के कंसेप्ट को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ड्राइव लिंक आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी सब कुछ करने वाले हैं वो मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो और बेसिकली आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर, दैट इज व्हाई इज एम्बिग्विटी अ मेजर प्रॉब्लम या फिर मेजर चैलेंज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डिस्कस द different levels at which the ambiguity occurs। तो ambiguity होता क्या है? मीन्स दैट अ वर्ड या फिर phrases या फिर sentence can have more than one meaning। पहली बात तो ये, human beings understand the correct meaning using context and experience, but computers find it difficult to identify indented या फिर intended meaning automatically। ठीक है ना। तो क्या होता है कि some words जो है डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्बिग्विटी बोलते हैं। एम्बिग्विटी चैलेंज क्यों है हमारे पास हमारे एनएलपी के अंदर? अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। मैंने आपको बताया जैसे बैंक है, हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था। बैंक जो है रिवर बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में अलाउ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जैसे आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, है ना। तो या तो ये इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने आदमी को देखा जिसके पास टेलीस्कोप था, या तो ये भी हो सकता है कि मेरे पास टेलीस्कोप था और उस टेलीस्कोप से मैंने उस आदमी को देखा। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है कॉन्टेक्स्ट चेंजेस मीनिंग। मशीन्स ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, है ना, इसलिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग है। एम्बिग्विटी जो है वो मशीन ट्रांसलेशन, चैट बॉट, स्पीच रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, क्वेश्चन आंसर, इन सब में जो है इफेक्ट करता है। क्या करता है? हमारा इफेक्ट करता है ना, एम्बिग्विटी। अब यहाँ पे हमारे पास लेवल्स ऑफ एम्बिग्विटी के बारे में बात हो रही है कि डिस्कस द डिफरेंट लेवल्स एट विच द एम्बिग्विटी ऑकर्स। तो लेवल्स ऑफ एम्बिग्विटी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, लेवल्स ऑफ एम्बिग्विटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहला लेवल आता है हमारे पास यहाँ पे लेक्सिकल एम्बिग्विटी। तो लेक्सिकल एम्बिग्विटी क्या होता है? लेक्सिकल एम्बिग्विटी दोस्तों, दैट इज बेसिकली अकर्स व्हेन अ वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स। अकर्स व्हेन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स, है ना। जो कि हमारे पास यहाँ पे बैंक वाला केस है। एग्जाम्पल बैंक, एग्जाम्पल हो गया हमारा बैंक। सिंटैटिक एम्बिग्विटी क्या होता है? फिर हमारे पास दूसरा आता है लेवल्स में सिंटैटिक एम्बिग्विटी। सिंटैटिक मतलब हमारा फ्रेजेस, सेंटेंस में हमारे पास जो होता है, दैट इज बेसिकली अकर्स व्हेन अ सेंटेंस कैन बी पास्ड इन डिफरेंट वेज। अकर्स व्हेन सेंटेंस कैन बी पास्ड इन डिफरेंट वेज, है ना। कि अलग अलग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग मीनिंग हो, जैसे आप देख सकते हो ये वाला एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आता है यहाँ पे सिमेंटिक। सिमेंटिक हमारे पास क्या होता है? सिमेंटिक एम्बिग्विटी क्या होता है? सिमेंटिक एम्बिग्विटी दैट इज व्हेन अकर्स व्हेन द सेंटेंस इज अनक्लियर, है ना। अकर्स व्हेन सेंटेंस इज अनक्लियर, मतलब क्लियर ना हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं विजिट, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने, एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास आता है विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी अनोइंग। कैन बी अनोइंग, तो ये एक सेंटेंस है और ये जो है हमारे पास अनोइंग किस वे में हमें पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो पॉसिबल मीनिंग, रिलेटिव जो हमारे पास विजिट करते हैं वो अनोइंग है या फिर विजिटिंग रिलेटिव्स इज अनोइंग, दोनों हमारे पास हो सकता है।
रिलेटिव्स जो हमारे घर में आ रहे हैं वो अनॉय करते हैं, या तो हम जब उनके घर जाते हैं तो हम उनको अनॉय करते हैं। दोनों मीनिंग हमारे पास हो सकता है ना। प्रैग्मेटिक भी हो सकता है, जैसे अकर्स ड्यू टू कॉन्टेक्स्ट और स्पीकर इंटेंशन क्या है ना, कि स्पीकर का इंटेंशन या फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से भी हो सकता है। बाकी तो अलग अलग है, बट मेन तीन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो आता है, आइडेंटिफाई द एनएलपी कंसेप्ट illustrated in each of the following sentences। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया है, अनीता बॉट अ न्यू फोन, शी लव्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कोर्स हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है या फिर क्या हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एनाफोरा रेजोल्यूशन क्या है, एनएलपी का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, एनाफोरा रेजोल्यूशन यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि लिखा भी हुआ है, एनाफोरा रेजोल्यूशन। एनाफोरा क्या होता है, रिफर्स टू वर्ड्स लाइक प्रोनाउंस दैट रिफर बैक टू प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन्स। देखो शी लव्स इट है ना, अब यहाँ पे दोस्तों शी कौन है, अनीता है, तो प्रोनाउन इज शी, और वो किसको बेसिकली हमारे पास रिफर बैक कर रही है, अनीता को रिफर बैक कर रही है। ठीक है, इट जो है वो किसको रिफर बैक कर रहा है, वो न्यू फोन को रिफर बैक कर रहा है, तो रिफर बैक कर रहा है हमारे पास यहाँ पे। जब ऐसा चीज आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, दैट इज हम इसको बोलेंगे एनाफोरा रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों, द रूम इज हॉट। रूम इज हॉट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, कौन सा एनएलपी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, प्रैग्मेटिक्स यूज हो रहा है। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स स्टडीज द मीनिंग बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम कुछ मीनिंग यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज हाई, है ना, यहाँ पे द रूम इज वेरी हॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द टेम्परेचर इज बेसिकली हाई। अब pragmatic meaning depending on the context, the speaker may actually mean please switch off the fan या switch on the fan, open the window, turn on the AC, कुछ भी हो सकता है। तो indefinite meaning depends on the context and speaker intention। तो यहाँ पे pragmatics यूज हो रहा है, तो लेवल ऑफ कौन सा, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली pragmatics यूज हो रहा है। pragmatic क्या होता है, स्पीकर का इंटेंशन याद रखना हमेशा। थर्ड हमारा सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में, राहुल वेंट टू द स्टोर, राहुल वेंट टू द स्टोर, ही बॉट सम ग्रोसरीज, है ना, एंड बॉट सम ग्रोसरी। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डिस्कोर्स यूज हो रहा है, डिस्कोर्स वाला लेवल यूज हो रहा है, डिस्कोर्स कोहेरेंस। इसका मतलब क्या होता है, जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो कि इक्विवेलेंट हो और वो कुछ मीनिंग करते हो, दैट इज बेसिकली सेंटेंसेस जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड हो, तो उनको जब जोड़ा जाता है तो उसमें डिस्कोर्स पूछा जाता है। हमने इसको कवर किया है। तो यहाँ पे ही जो है वो कौन है, ही हमारे पास दोस्तों बेसिकली राहुल है, और यहाँ पे जो ही बॉट सम ग्रोसरी जो है सेकंड सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ही मतलब वो बता रहा है कि राहुल ने ग्रोसरी खरीदा, है ना, तो बेसिकली ये चीज है, और ये कोहेरेंट डिस्कोर्स हमारे पास यहाँ पे बनाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिससे हमें पता लगाना था कि कौन सा एनएलपी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और हमने उसको पता लगा लिया। नेक्स्ट आता है, एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड देन एक्सप्लेन व्हाई द आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट बिहेव एज अ सिंगल सिमेंटिक यूनिट, जैसे किक द बकेट, बाई एंड लार्ज, मशीन लर्निंग, है ना, ये सारे हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन हो गए, कि बेसिकली मशीन लर्निंग एक पर्टिकुलर एक गुच्छा है, एक सिंगल सिमेंटिक यूनिट है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ किक द बकेट, किक अलग नहीं है, बकेट अलग नहीं है, बस बेसिकली तीनों मिलके एक मीनिंग बना रहे हैं। तो रोल ऑफ एमओईज दैट इज मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन एनएलपी में, बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द मीनिंग ऑफन कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड सेपरेटली। अगर मैं सिर्फ किक बता दूं तो कोई मीनिंग नहीं है, हाँ, किक का मतलब लात मारना होता है, बट वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहा। तो दी बकेट अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो जाके वो बेसिकली मीनिंग बता रहा है। अब मशीन बता दूंगा तो मशीन अलग से एक वर्ड है, बट बेसिकली वो मीनिंग नहीं बता रहा, सिमेंटिक यूनिट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इसका। ठीक है, तो मशीन लर्निंग जब बोलेंगे तो कॉन्टेक्स्ट हमें पता चल गया, और एक सिमेंटिक यूनिट हमें सिमेंटिकली करेक्ट हमारे पास हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एमओईज, बिकॉज मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन को इंप्रूव करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को हमारे पास यहाँ पे सर्च इंजन जो है यूज करती है, अंडरस्टैंड द फ्रेजेस करेक्टली, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में काम आता है, सेंटिमेंट एनालिसिस में काम आता है, बेटर चैटबॉट एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूव द स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन है जहाँ पे ये हमारा मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन जो है वो काम में आती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कंसिडर द सेंटेंस Ram played cricket. Identify the present and different level of linguistic knowledge associated with the हमारे पास यहाँ पे दिस सेंटेंस। हमें पता है कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो कौन से लिंग्विस्टिक नॉलेज जो भी होता है वो कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, देन आता है हमारे पास यहाँ पे लेक्सिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल, सिमेंटिक, सिंटैटिक, प्रैग्मेटिक, 7 टाइप के हैं। तो वो सारे हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक एक करके देखेंगे कि कौन सा क्या है। यहाँ पे देखोगे दोस्तों आप, सबसे पहला आता है हमारा फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल में हमारे पास क्या होता है, डील्स विद साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, बताया था आपको।
तो यहाँ पे हमारा राम, प्लेड, क्रिकेट, ये सारे हमारे पास साउंड अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हमारा फोनोलॉजिकल लेवल में राम, प्लेड, क्रिकेट हो गया। मॉर्फोलॉजिकल में हमारे पास प्लेड है तो उसका प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम रूट वर्ड यहाँ पे देखते हैं और सफिक्स हमारा ईडी हो गया। तो प्लेड जो है वो इंडिकेट कर रहा है हमारा पास्ट टेंस, तो स्टडीज द वर्ड फॉर्मेशन। लेक्सिकल में डील्स विद द वर्ड मीनिंग्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे राम है वो हमारा नाउन हो गया, प्लेड है वर्ब हो गया, क्रिकेट जो है वो वापस से नाउन हो गया। तो ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच पोस्ट टैगिंग हम यहाँ पे करते हैं। फिर आता है सिंथेटिक लेवल। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, वर्ब जो है प्लेड है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट है, क्या खेला वो क्रिकेट हो गया। सिमेंटिक लेवल में हमारे पास मीनिंग, बेसिकली क्या मीनिंग वो क्रिएट कर रहा है हमारा सेंटेंस, जैसे राम पार्टिसिपेटेड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। प्रैग्मेटिक लेवल में वो कॉन्टेक्स्ट के साथ डील करता है, जैसे सेंटेंस रिफर टू पास्ट क्रिकेट मैच, क्योंकि प्लेड बोला है, और डिस्कशन अबाउट स्पोर्ट्स ये हो गया। एंड डिस्को मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ डील कर रहा है। यहाँ पे डिस्कोर्स लेवल में क्या होता है, डील्स विद द सेंटेंस रिलेशनशिप इन द लार्जर टेक्स्ट। राम प्लेड क्रिकेट, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, ये आया नहीं है बट बेसिकली आ सकता है, तो ही जो है यहाँ पे राम हो जाएगा, और सेंचुरी किसके एसोसिएटेड है, क्रिकेट के साथ, तो सेकंड सेंटेंस रिलेट टू द फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है सवाल यहाँ पे कि व्हाट इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। सवाल देखो, कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, दैट इज एफएसए, पीओसी का कंसेप्ट है, ऑफ द फॉर इंग्लिश एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होती हैं दोस्तों, एडजेक्टिव्स होती हैं जो कि किसी भी वर्ड की विशेषता बढ़ाए। अब a finite state automata is used to recognize valid word patterns. For English adjectives we can recognize positive degree, comparative and superlative degree, ठीक है, जैसे tall, taller और tallest, ठीक है ना, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। एफएसए कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा क्यू नॉट, ठीक है। अगर दोस्तों आपको टीओसी का नॉलेज नहीं है, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आएगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्टेट होगा ये हमारे पास, स्टार्ट एकदम कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों हम जाएंगे Q1 के पास, Q1 के पास जाएंगे किसको लेकर, ER को लेकर, ER को लेकर। और हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास बेसिकली EST है, तो हम जाएंगे यहाँ से, EST अगर होगा तो हमारे पास यहाँ पे Q3 में चले जाएंगे भाई, Q3 में चले जाएंगे। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे EST लगा के Q3 में आ सकते हो, या तो यहाँ पे आप ER लगा के Q2 में भी जा सकते हो, है ना, Q2 में भी जा सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इनपुट Q1 है, टॉलर जो है वो Q2 है, और टॉलेस्ट जो है वो हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये टॉल हो गया, ये टॉलर हो गया, और ये टॉलेस्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास बेस एडजेक्टिव जो है वो रीचेस द Q1, जो भी बेस हमारा है टॉल मतलब, अब उसमें ER अगर हम लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा, मतलब Q1 में पहुंच जाएगा, और जो Q2 है, सॉरी Q1 में पहुंच जाएगा, यस। तो बेस एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक ना चीज मेरे को लग रहा है क्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज हमारे पास, दिस इज टॉल, दैट इज बेसिकली बेस। अगर हम लगाएंगे यहाँ से तो बेस में हम टॉल में पहुंचेंगे, वहां पे ER लगा के हम टॉलर में पहुंचेंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पे अगर EST लगा देंगे तो टॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल कि बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये ऐसे करके हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हो गया हमारा टॉल से टॉलेस्ट भी हम पहुंच सकते हैं, हालांकि ये तो लगाया हुआ है, तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे हो जाता है EST वाला फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर दी इंग्लिश एडजेक्टिव, जैसे आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, तो आप इसका सीधा सी बात है, आप इसमें अपना एक फाइनल स्टेट ऑटोमेटा लगा सकते हो, किस तरीके से आप सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और हमारे पास यहाँ पे पहुंचोगे। नेक्स्ट दोस्तों एक कंसेप्ट है, पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो सवाल कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर क्या होता है। फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर इज वाइडली यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जो हम आगे पीछे करके आए हैं, that only not only recognize the input string but also produces an output string also। ये morphological analysis, spelling check या फिर speech recognition, प्रोसेसिंग, मशीन ट्रांसलेशन, इन सब जगहों में काम आता है एनएलपी में। डेफिनेशन की बात करूं तो ये बेसिकली एक मशीन है, हमारा फाइनल स्टेट ऑटोमेटा ही है, जिसमें हमारे पास स्टेट्स रहते हैं, ट्रांजिशंस रहता है, इनपुट सिंबल्स रहता है। एज इट मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इट रीड्स इनपुट एंड जनरेट्स एन आउटपुट। तो सिंपल सी बात है, हमारा एफएसटी क्या होता है, ये बेसिकली हमारा फाइनल स्टेट ट्रांसड्यूसर जो है वो फाइनल स्टेट ऑटोमेटा ही होता है, जो कि बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग को एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करके हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करता है। कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कैट प्लस प्लूरल, अगर हम इस पर सॉरी कलर चेंज कर लेंगे जरा, कैट में अगर मैं प्लूरल सेंस लगा दूं तो वो कैट्स बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा सीसी है,
CC का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे कैट, फिर ए, फिर TT, मतलब ये कैट हो गया। अब इसमें हमारे पास प्लूरल सेंस में अगर S लगाएंगे तो हम फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे, दैट इज कैट्स हमारा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा यहाँ पे एक फाइनल स्टेट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। तो एक एक करके हम लेटर ले रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे पूरा है। इसी के ऊपर एक सवाल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास यूजिंग द वर्ड फ्लॉपी, फ्लॉपीज करके एक वर्ड है, उसको यूज करना है। शो द वर्किंग ऑफ टू लेवल फाइनाइट स्टेट हमारे पास ट्रांसड्यूसर इन द मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। तो टू लेवल जो मॉर्फोलॉजी होता है जिसमें हमारे पास दो फाइनाइट स्टेट होते हैं, एक लेक्सिकल फॉर्म, एक सरफेस फॉर्म। अब देखो जो फ्लॉपीज है वो बेसिकली फ्लॉपी वर्ड है जो कि हमारा नॉर्मल रूट वर्ड है, उसमें नाउन लगा के प्लूरल हम कर रहे हैं। तो फ्लॉपी हमारा रूल वर्ड है, सॉरी रूट वर्ड है, उसमें हमने नाउन कैटेगरी हमारा नाउन है, और प्लूरल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लूरल हम कर रहे हैं। फिर हम करेंगे क्या, मॉर्फोलॉजिकल पार्सिंग करेंगे या फिर मॉर्फोलॉजिकल रूल। वर्ड एंडिंग विथ वाई अगर है तो चेंज वाई टू आई एंड देन ऐड ईएस। तो मॉर्फोलॉजिकल रूल हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, आई पहले लगाएंगे उसके बाद ईएस लगा देंगे। तो रूट वर्ड हमारा क्या था, रूट वर्ड हमारा फ्लॉपी था। रिमूव वाई, क्योंकि आई वाई आ रहा है तो फ्लॉप करेंगे उसको, फिर आई ऐड करेंगे तो फ्लॉपी हो गया, फिर ईएस ऐड करेंगे तो फ्लॉपीज हो जाता है। तो ये हमारा वर्ड दिया हुआ था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो एफएसटी जो फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर का जो हमारा पार्सिंग है, मैपिंग है, वो किस तरीके से हुआ। लेक्सिकल लेवल में हमारा फ्लॉपी में पीएल को ऐड किया, मतलब प्लूरल सेंस को। मॉर्फोलॉजिकल रूल को हमने अप्लाई किया। सरफेस लेवल में हमें क्या मिल जाता है, हमारे पास फ्लॉपीज मिलके आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, न्यूमेरिकल हमारा बोलता है लेट अस अज्यूम दैट अ डॉक्यूमेंट D1 है ना, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, अच्छा न्यूमेरिकल है, चलो ठीक है, बढ़िया चीज है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट D1 है जिसमें हमारे पास 8000 वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड द टर्म एनएलपी जो है, एनएलपी जो है वो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 50 टाइम्स इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आया है, ठीक है भाई। टोटल डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, लेट अस अज्यूम दैट टोटल जो कॉर्पस है, कॉर्पस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दैट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे पास कॉर्पस है, 2 करोड़ हमारे पास इधर है। इसका मतलब दो में 1 2 3 4 हो गया, और 1 2 3, ये हो गया हमारा 2 करोड़, है ना। अब हमारे पास इसमें जो है 2 करोड़ में से एनएलपी कितनी बार है, इन पर्टिकुलर दो में से 2000 बार हमारा एनएलपी आया है, ठीक है भाई। इतना गिवन डेटा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टीएफ और आईडीएफ, ठीक है। टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करना है। ये 2 बार आ गया, पता नहीं क्या है, बट ठीक है चलो तो काट दो, ठीक है। टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफ होता है हमारे पास दोस्तों नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ वर्ड टी अपॉन में टोटल वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट, टोटल वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा। एनएलपी कितनी बार आया, 50 बार, और टोटल वर्ड्स कितने हैं डॉक्यूमेंट में, 8000। तो हमारा कितना हो गया ये 50/8000, दैट इज 0.00625 के करीब कुछ आ जाएगा, है ना। अब हम आईडीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो आईडीएफ क्या होता है, आईडीएफ इज नथिंग बट लॉग ऑफ हमारे पास यहाँ पे एन, मतलब कितने कॉर्पस में डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, 2 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसमें से एनएलपी कितनी बार आया है, दैट इज डीएफ, डीएफ और टी कह सकते हैं कि एनएलपी कितनी बार आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 करोड़, मतलब 1 2 3 अपॉन में 50, 2000 बार आया, सॉरी 2000 बार आया है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 10,000 आएगा, और 10,000 मतलब हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर, हाँ ठीक है। तो आईडीएफ हमारा निकल के आ गया 4। तो टी एफ आई डी एफ कितना हो जाएगा दोस्तों, टी एफ आई डी एफ इज बेसिकली इक्वल टू टी एफ मल्टीप्लाइड बाई आई डी एफ, दैट इज नथिंग बट 0.00625 इंटू 4, दैट इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास यहाँ पे 0.025 के बराबर आ जाएगा। तो इस सिंपल सा न्यूमेरिकल टी एफ आई डी एफ के ऊपर आप इसको सवाल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल होने वाला है आज के दिन का। दैट इज बेसिकली हमारे पास गिवन द डॉक्यूमेंट टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, वेक्टर स्पेस मॉडल को जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बनता है। कंप्यूट द कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्ड वेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास 5 वर्ड गिवन है यहाँ पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल एल्गोरिदम, ठीक है। और डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार आया है ये वर्ड, डॉक्यूमेंट 2 में कितनी बार आया, डॉक्यूमेंट 3 में कितनी बार, डॉक्यूमेंट 4 में कितनी बार, डॉक्यूमेंट 5 में कितना है, वो सारी चीजें दी हुई है। हमें कोसाइन सिमिलैरिटी निकालना है। सबसे पहले कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने से पहले, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने से पहले हमारे पास होना चाहिए कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले के लेक्चर में बताया है बट फिर भी बता देता हूँ।
कोसाइन सिमिलरिटी दैट इज cos थीटा हम यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज a डॉट b, a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, अपॉन में मैग्नीट्यूड नॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ b, सीधी सी बात, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा ना, इन जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है अलग अलग, नेचुरल हो गया, लैंग्वेज हो गया, या फिर प्रोसेसिंग हो गया, इनको मैं क्या करूंगा, वेक्टर्स के फॉर्म में लिख दूंगा सबसे पहले। तो अगर मैं वेक्टर लिखूं इसका तो 2 1 0 1 और 2, क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट में ऐसे बार आया है इसका। लैंग्वेज का है 1 2 1 0 है ये, एक सेकेंड, 0 1 है, ठीक है। और हमारा प्रोसेसिंग 0 1 2 1 और 0 आ गया। और भी कर लेते हैं, दो दो बचा हुआ है। मॉडल, अगर मैं मॉडल की बात करता हूँ, मॉडल की अगर दोस्तों बात करता हूँ, और एक हमारा रह जाता है एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम कितनी बार आया है दोस्तों, एल्गोरिदम हमारे पास मॉडल कितनी बार है, 1 0 1 2 1, और ये आया है 2 1 0 1 1, ठीक है। हमें क्या बोला है, कोसाइन सिमिलरिटी निकालना है किसका, नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज मॉडल एंड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, इन सब का जो है मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूंगा और मैं एक नया पेज में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। और एक काम और करेंगे, इसको थोड़ा छोटा भी कर देंगे, है ना, तो थोड़ा छोटा कर देंगे गाइस, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा बस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं n मतलब बेसिकली नॉर्म ऑफ n निकाल देता हूँ, क्योंकि ये सब चाहिए होगा। तो नॉर्म ऑफ n कितना होता है, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप दोस्तों इसको अंडर रूट ले लोगे, कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 10 आएगा। सिमिलरली जो l का मतलब लैंग्वेज का अगर आप निकालोगे सेम वे में, तो आपको आएगा √7। मैं सारी बाकी का लिख देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग का कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज बेसिकली दोस्तों हमारे पास अंडर √6 आ जाएगा। मैंने लिख रखा है इसलिए मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ, है ना। फिर मॉडल का अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ m से, तो हो जाएगा हमारे पास अंडर √7 ही आएगा वापस से। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एल्गोरिदम का कैलकुलेट करूँ ए से, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर √7, ये भी ठीक है ना, अंडर √7 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बोला था, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोला गया था नेचुरल और लैंग्वेज का। तो n एंड लैंग्वेज का अगर मैं निकालू cos थीटा, दैट इज n का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे l के साथ, दैट इज नथिंग बट 2 1 प्लस 1 2 प्लस 0 1 प्लस 1 0 और 2 1 अपॉन में n दैट इज नथिंग बट अंडर √10 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट कितना, l का 7 है, ठीक है ना। दोस्तों इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि ये 2 प्लस 2 4, और ये हमारा 6, हाँ 6 अपॉन में अंडर √70 आ गया ना, ये अंडर √70 इज इक्वल टू हमारा 0.717 के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड का निकालता हूँ, नेचुरल और प्रोसेसिंग का अगर मैं कोसाइन सिमिलरिटी निकालता हूँ, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, नेचुरल मतलब प्रोसेसिंग का 2 0 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 2 0 अपॉन में प्रोसेसिंग का हमारे पास कितना है, अंडर √10 इंटू अंडर √6। तो इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 0.258 के बराबर। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करके निकाल सकते हो। सिमिलरली दोस्तों जब आप लैंग्वेज एंड मॉडल का सेम वे में निकालोगे, तो वो निकल के आएगा आपके पास 0.429 के बराबर। और जब आप दोस्तों यहाँ पे फोर्थ जो कि है हमारे पास प्रोसेसिंग एंड एल्गोरिदम का निकालोगे, तो वो आएगा हमारे पास दोस्तों कितना, 0.309। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खुद निकालो और आपको एक बार वेरीफाई करना है ना, जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो पाए। सो यस, दैट्स इट गाइस, हमने चारों का यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी निकाल लिया। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है ना। आप इसको यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हो इजीली, है ना। तो ये था हमारा सवाल, हमने बहुत सारे सवाल यहाँ पे देखे, अलग अलग टाइप के सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस करे आज। जो टॉपिक मैंने शायद थोड़ा सा हल्के में लिया था, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, जिससे सबका जो है फायदा यहाँ पे हो जाए। फाइनेंस शीट ऑटोमेटा बनाना, सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिडन मार्कअप मॉडल और बाकी सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक का था, छोटा सा वीडियो था जिसमें हम थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। और अगर दोस्तों आपको कुछ भी फायदा हुआ होगा, अगर थोड़ा फायदा हुआ है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज सपोर्ट करिए, जिससे छोटा सा जो चैनल है वो ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए, है ना।
So yes, that's it for today's lecture दोस्तों. Thank you so very much for attending this lecture. Please hit the like button and मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.